हेलो फ्रेंड्स। तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था और रेखिक आवेश वितरण मतलब पृष्ठ आवेश वितरण या सतत आवेश वितरण पढ़ा था। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गाउस का नियम। चैप्टर का नाम था गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गाउस का नियम। ठीक है, तो गाउस का नियम देखें आप। टॉपिक है अपना गॉस लॉ, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। समझे आप? जैसे आपके पास कोई एक पृष्ठ है, एक गोलाकार पृष्ठ है, इसमें कुछ आवेश रखें Q1, Q2, Q3 इस तरीके से रखे हुए। ठीक है, तो बताओ किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। किसी भी पृष्ठ के दिए गए पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए, उस पृष्ठ से परिबद्ध सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। तो विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं बताओ? फाई से। तो ये फाई से लिखा। तो किसी पृष्ठ द्वारा, देखो, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो कितना होगा ये बताओ? इन सभी आवेशों के योग का, आवेशों का योग मतलब सिग्मा क्यू लिख सकते हैं अपन। आवेशों का योग मतलब सिग्मा क्यू, सिग्मा या समेशन। समेशन किसको व्यक्त करता है? आवेशों के योग को। और इसको 1/ε0 से गुणा कर दें, 1/ε0 से। समझे आप? अगर समेशन क्यू को 1/ε0 से गुणा करते हैं तो ये आता है आपके पास। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि ये नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा और इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए सभी आवेशों के योग का, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपके पास आ गया गाउस का नियम। इसको दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। क्या? 4 पाई से ऊपर नीचे गुना कर लो। 4 पाई से ऊपर गुना किया समेशन क्यू और नीचे गुना किया 4πε0। तो आपने पढ़ा 1/4πε0। इसको क्या बोलते हैं अपन? के। तो इसको के से व्यक्त कर देंगे तो फाई बराबर 4πk इंटू समेशन क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का 4πk गुणा होता है। तो ये है आपके पास गाउस का नियम। अब गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्या क्या तथ्य हैं? पहला तथ्य तो ये ध्यान रखना है कि ये जो समेशन क्यू है इसका मतलब क्या है? पृष्ठ के अंदर परिबद्ध, पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं उन सभी का बीजगणितीय योग है समेशन क्यू। पहली चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? दूसरी बात अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो पृष्ठ खींचा जाता है, ये जो काल्पनिक पृष्ठ होता है, ये काल्पनिक पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार, डिपेंड करता है कि आवेश किस तरह वितरित हैं इस पे। दूसरी बात, हमको किस आकार का पृष्ठ लेना है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा पृष्ठ लिया जाएगा जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहे। ऐसा पृष्ठ लिया जाएगा जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहे बताओ? एक समान रहे। ठीक है, कैसे लिया जाएगा वो आगे इसके अनुप्रयोग आएंगे, उनमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है और इसी बंद पृष्ठ को अपन क्या बोलते हैं बताओ? गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। बोलते हैं नहीं? फिर तीसरी बात आती है कि गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, जैसे आप समझते हो
कि आपके पास एक आवेश है धनावेश, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी बाहर की तरफ, तो यही क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। तो गाउसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स यदि निर्गत हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स को हमेशा लेंगे धनात्मक। निर्गत वाले को कैसे लेंगे बताओ? सदैव धनात्मक फ्लक्स लिखेंगे। और यदि प्रवेश कर रहा है, मान लो यहाँ ऋणावेश उपस्थित है, तो प्रवेश कर रहा है, या फिर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र इसमें ऐसे प्रवेश कर रहा है यूँ, तो जो प्रवेशित विद्युत फ्लक्स होगा या प्रवेश करने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी, उसे अपन ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स से व्यक्त करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होगा वो धनात्मक और प्रवेशित विद्युत फ्लक्स लेंगे ऋणात्मक। और अगर दोनों ही हो रहे और अब परिणामी विद्युत फ्लक्स पूछा जाए, परिणामी पृष्ठ से गुजरने वाला परिणामी फ्लक्स, तो इनका बीजगणितीय योग कर देंगे चिन्ह के साथ। अगर ये समान है तब तो योग आएगा 0, और असमान है तो योग कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये अपने पास तीसरी बात आती है। चौथी बात क्या है कि जो विद्युत फ्लक्स है ना, विद्युत फ्लक्स वो कभी भी गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। गाउसियन पृष्ठ का आकार चाहे कैसा भी हो, बंद पृष्ठ का आकार चाहे कैसा भी हो, विद्युत फ्लक्स उस पर निर्भर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अपन ने गोला ले लिया, एक अपन ने एक घन ले लिया इस तरीके से, और एक अपन ने ले लिया ये बेलन। अब तीनों के अंदर यहाँ एक क्यू आवेश रखा है, यहाँ एक क्यू आवेश रखा है, और यहाँ भी एक क्यू आवेश रखा है, तीनों के अंदर रखा है। तो बताओ इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इस नियम के अनुसार फाई बराबर इसके अंदर उपस्थित सभी आवेशों का योग, तो Q बटे एप्सिलॉन नोट। इसके लिए निकालें गाउस के नियम से, तो बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का एप्सिलॉन नोट गुणा। इसके लिए निकालें तो भी बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है? Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो इससे क्या साबित होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ का आकार चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अलग अलग हो, लेकिन विद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा, क्योंकि वो केवल किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश पर निर्भर करता है। क्लियर है? समझ आता है आपके यहाँ तक? अगला पॉइंट आपके पास आता है कि जो गाउस का नियम है वो उन्हीं सदिशों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम केवल उन्हीं सदिशों के लिए लागू होगा जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे अपने पास बल है, विद्युत बल, तो विद्युत बल आपने पढ़ा है 1/r² के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र पढ़ा है 1/r² के समानुपाती होता है ना? ठीक है। तो गाउस का नियम उन्हीं सदिशों के लिए लागू हो सकता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके लिए गाउस का नियम लागू होता है। आगे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे, चुंबकीय क्षेत्र भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, तो उसके लिए भी गाउस का नियम लागू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपके पास आता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें किसी भी आकार का बंद पृष्ठ रख दें, गोलाकार, डंबलाकार, घनाकार, बेलनाकार, अर्धगोलाकार, किसी भी आकार का बंद पृष्ठ रख दिया जाए तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होगा। ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होगा। कारण क्या है कि जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश करेगा उतना ही निर्गत हो जाएगा। तो प्रवेशित फ्लक्स को ऋणात्मक और निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेंगे, तो जितना प्रवेश करता है उतना ही निर्गत हो जाता है। तो परिणामी निकालें, कुल फ्लक्स निकालें तो कितना आता है बताओ? 0 आता है। बोलो सही है क्या? समझ आया आपके? तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सदैव क्या होगा बताओ? शून्य होगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर कई बार क्या होगा कि जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के आसपास भी कुछ आवेश उपस्थित होंगे। जैसे अपन बात करें कि ये एक बंद पृष्ठ है, ये अब इसके बाहर मान लो कोई आवेश उपस्थित है यहाँ, जैसे यहाँ आवेश उपस्थित है Q, तो अब बोलें कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना है?
तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स केवल उसी आवेश पर निर्भर करता है जो बंद पृष्ठ के अंदर आता है, बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अब भी कितना होगा बताओ, Q/ε0। अब भी कितना होगा बताओ, Q/ε0 यही होगा। इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये याद रहेगा, गाउस का नियम लगाते समय केवल कौन से आवेश लिए जाएंगे, जो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होंगे वही आवेश लिए जाएंगे। तो गाउस के नियम के ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ गुण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे लेते हैं अपन कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, तो कैसे अपन डेराइव करेंगे गाउस का नियम। ये थोड़ा सा अलग सा है, कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेंगी, नई आएंगी और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, तो आपको समझना है, ठीक है। तो कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति देखें आप। तो देखो आप, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे निकालें। देखो आप, गाउस का नियम आपको ध्यान रखना, गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। तो देखो, मैंने कोई अनियमित आकार का कोई बंद पृष्ठ ले लिया, ऐसा अनियमित आकार का कोई बंद पृष्ठ ले लिया। मान लो यहाँ पे बीच में कहीं एक Q आवेश उपस्थित है, ये एक धनावेश है या नहीं। अब क्या होगा, इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी ऐसे चारों तरफ, कहीं भी एक मान लें तो विद्युत क्षेत्र हमेशा धनावेश से बाहर की ओर होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई आपके पास E। तो ऐसी बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी इधर। तो हम एक इस बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, बंद पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं ऐसे, समझ पा रहे हो आप। ये बंद पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, पूरा बंद पृष्ठ है उसका एक टुकड़ा ले लिया, और इस अल्पांश का क्षेत्रफल मान लेते हैं अपन dA, बोलो मान ले या नहीं। और क्षेत्रफल की दिशा सदैव कैसे होती है बताओ, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव कैसे बताई थी, कागज़ के तल के लंबवत और बाहर की ओर, यही बताई थी। क्षेत्रफल सदिश की दिशा आपको कैसे बताई थी बताओ, कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसा ही कुछ बताया था। तो मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया ये, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये हो गई आपके पास, इसके लंबवत और बाहर की ओर, ऐसे ले लें आप, इसके लंबवत और बाहर की ओर, ठीक है। तो ये हो गई dA मतलब क्षेत्रफल अल्पांश। यहाँ इस पृष्ठ पे अपन ने एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, और Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया बताओ, थीटा, बोलो हुआ है, ठीक है। तो एक अनियमित आकार का बंद पृष्ठ है, इस पर एक छोटा सा अल्पांश लिया जिसका क्षेत्रफल dA है ना, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है E, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ले ली, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ले ली E और dA के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो इस अल्पांश से, ये एक छोटा बंद पृष्ठ है, तो इस अल्पांश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू E.dA, लास्ट वीडियो में बताया था। इस बंद पृष्ठ से या इस अल्पांश से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का फार्मूला फाई इक्वल टू E.dA होगा। विद्युत फ्लक्स हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो इस समाकलन के चिन्ह पर ऐसा गोला और लगाएंगे। गोला किसको व्यक्त करता है, बंद पृष्ठ को व्यक्त करता है, ठीक है। E.dA हो गया, डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हटाएं तो आपको मिलेगा EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, बोलो मिलेगा है नहीं। और E का फार्मूला बताओ, तो मान लें कि इस आवेश से और इस पृष्ठ की दूरी कितनी है बताओ, स्मॉल r। तो आपने पढ़ा होगा एकल धनावेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ा होगा आपने,
फर्स्ट चैप्टर में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यहाँ अप्लाई करें तो फाई कितना आ जाएगा बताओ, समाकलन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, ई की जगह लिख दिया के क्यू बटे आर स्क्वायर। इसमें नियत राशियाँ बाहर ले लेंगे तो फाई ऐसे ही के और क्यू नियत है, के और क्यू को बाहर ले लिया, समाकलन डी ए बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा अलग मैथमेटिक्स से। यहाँ एक तो होता है समतल कोण, दो रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण, ये समतल कोण कहलाता है। और एक होता है ठोस कोण। ठोस कोण कैसा बनता है, जैसे शंकु बना हुआ आपका ये, तो ये जो 3D में ये वाला जो कोण बनता है इसको ठोस कोण बोलते हैं और इसको ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये तो दो रेखाओं के बीच में बनता है, 2D में बनता है, तो 2D में ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं अपन समतल कोण। और कोई शंक्वाकार या शंकु के आकार का पृष्ठ देखें तो उसमें यहाँ पे ये जो 3D में कोण बनता है इस कोण को अपन बोलते हैं ठोस कोण। 11th क्लास में पढ़ा था आपने चैप्टर 1 में। तो ठोस कोण को ओमेगा से व्यक्त करेंगे यानी। तो इस कोण का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जैसे चाप है, ये त्रिज्या है और ये चाप है, तो आपने पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसी प्रकार इसका भी होता है, ठोस कोण का फॉर्मूला होता है ठोस कोण ओमेगा बराबर ये क्षेत्रफल, ये जो पृष्ठ है कोण के सामने जो पृष्ठ है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे इसकी त्रिज्या आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, ऐसा होता है नहीं कोई दिक्कत। और सदिश रूप में ले, इसका सदिश घटक ले तो डी ए कॉस थीटा बोल देंगे, और अधिकतम लेना चाहें तो थीटा की जगह 0 रख देंगे, तो कॉस 0 का मान 1 डी ए बटे आर स्क्वायर। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाप की लंबाई बटे त्रिज्या ये तो समतल कोण होता है, और क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर ये ठोस कोण होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये तो कैसी राशि है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, या ये इसका घटक हो गया ऐसा कह सकते हो। तो क्षेत्रफल ही हो गया ना ये तो, क्योंकि ये तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, तो ऊपर तो क्षेत्रफल और नीचे त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बताओ, ठोस कोण। तो ये पूरा ठोस कोण है। अब ये ठोस कोण कहाँ बना कि ये जो पृष्ठ अपन ने लिया है इसको अगर यहाँ से यूँ ज्वाइन करें, यूँ ऐसे इस तरीके से अगर ज्वाइन करें तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे ये कहलाएगा आपके पास ओमेगा। और अल्पांश के लिए कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसको, डी ओमेगा, ठोस कोण बोलेंगे। तो ये ठोस कोण होगा तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको अपन किससे व्यक्त करेंगे बताओ, डी ओमेगा से व्यक्त करेंगे, डी ओमेगा से व्यक्त करेंगे। तो इसको डी ओमेगा से अपन ने व्यक्त किया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, फाई बराबर के क्यू और समाकलन डी ओमेगा। हो गया। तो यहाँ तक समझ आया आपके, समाकलन डी ओमेगा तक। अब आगे देखो, आगे यदि अपन बात करें तो अगर समतल कोण की बात करें तो ये जो समतल कोण बनता है इसका एक पूर्ण चक्र के लिए योग करें तो कितना आता है, 360 डिग्री, या रेडियन में करें तो कितना आता है, 2 पाई रेडियन। इसी प्रकार जब ठोस कोण की बात करेंगे, ठोस कोण की, तो ठोस कोण का एक पूरे चक्र के लिए योग करते हैं तो ये 3D में होता है, तो इसका योग आता है 4 पाई रेडियन, 720 डिग्री। कितना आता है बताओ, 4 पाई रेडियन। तो ये आपको याद रखने वाली बातें हैं यहाँ पे दो, एक तो क्या कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं अपन, डी ओमेगा, एक तो ये। और दूसरी क्या है कि ये डी ओमेगा का अगर योग करें एक संपूर्ण चक्र के लिए तो कितना आता है, 4 पाई रेडियन। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नहीं है आगे जाके पढ़ोगे आप बीएससी में इसके बारे में डिटेल से, ठोस कोण के बारे में। तो ये अभी इतना याद रखना है। तो फाई बराबर के क्यू ऐसे ही, और डी ओमेगा का समाकलन कर दें एक संपूर्ण चक्र के लिए, तो समाकलन करना मतलब योग करना, तो योग कितना आएगा बताओ, 4 पाई रेडियन।
अब के का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणा क्यू और गुणा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई कितना आ जाएगा बताओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। बोलो आ गया। तो ये कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति होगी। गाउस का नियम क्या हो गया, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना हो गया। बोलो हुआ है नहीं। तो इस तरह से अपन कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें ध्यान से, अगला नेक्स्ट वीडियो में।